अब हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, एक है हमारा सूडो फोर्स और पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स, और इसके बाद हम बहुत ही सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना भी हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते रहे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के अंदर या फिर आगे पूछे जाएंगे या फिर जो भी बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक शॉट में करेंगे। और यकीन मानिए फिजिक्स के अंदर जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम को समझते हो, उतना ही ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव होती है और इसी की आपको जरूरत भी होती है। ठीक बात है। तो आज का जो सेशन है इसमें सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द सूडो फोर्स, इसे हम क्यों अप्लाई करते हैं, कौन अप्लाई करता है, और उसके बाद में जो इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एनएलएम की, वो है पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स। तो पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सूडो फोर्स को लेकर के बात करते हैं। क्या है सूडो फोर्स? तो जैसे ही इसके नाम से पता लग रहा है सूडो समथिंग, सूडो का मतलब क्या, समथिंग विच इज नॉट रियल। सूडो मींस समथिंग विच इज नॉट रियल। तो कैन आई से दैट दिस इज अ इमेजिनरी फोर्स। सबसे पहले इसके बारे में बात आप ये समझिए, इमेजिनरी, इट इज नॉट रियल, इमेजिनरी फोर्स है ये। सूडो फोर्स के बारे में पहली प्रॉपर्टी है कि ये इमेजिनरी फोर्स है, इट इज नॉट रियल फोर्स। ओके सर। अब इस फोर्स को लगाता कौन है? अप्लाइड बाय किसके द्वारा लगाया जाता है? अप्लाइड बाय ए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है वो इस फोर्स को लगाता है। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होता है और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होता है। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, FOR को बेसिकली शॉर्ट में मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहा हूं। FOR यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये दो टाइप के हैं, एक है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल। ठीक है, आप अभी थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा है नॉन इनर्शियल। अब आप पूछोगे सर ये इनर्शियल क्या है और नॉन इनर्शियल क्या है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली मैंने, आप अगर इस सीरीज को कंटिन्यूसली देख रहे हो तो बताया हुआ एक ऐसी जगह, एक ऐसी लोकेशन जहां पर ऑब्जर्वर अपने ऑब्जर्वेशंस कर रहा होता है और उसके पास एक क्लॉक होती है, घड़ी होती है। ऑब्जर्वेशन जहां से हो रही होती हैं उस जगह को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं और जो ऑब्जर्वेशन करता है उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। अब नाउ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होगा कि एक ऐसी जगह जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। किसका? ऑब्जर्वर का, या फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, या फिर उस लोकेशन का जहां पर खड़े होकर के ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशंस कर रहा है। Whereas non-inertial frame of reference or the non-inertial observer is a place where the acceleration is not equals to zero, means it has got some acceleration. अगर कोई ऐसा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पर ऑलरेडी एक्सेलरेशन है तो ऐसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और ऐसे ऑब्जर्वर को जो वहां से खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन कर रहा हो, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इवेंट को देख रहा हो, उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप की है? ठीक है। अब ये जो स्यूडो फोर्स है, मैं बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जो इंपॉर्टेंट बातें डायरेक्टली आपको बताऊंगा उसी को समझिए और उसको फॉलो कीजिए, आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो स्यूडो फोर्स है, एक जो इमेजिनरी फोर्स है, ठीक बात है सर, लगाता कौन है? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। दिस इज अप्लाइड बाय नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहां पे होगा सर? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होगा। लगाता क्यों है? व्हाई डज इट रिक्वायर टू यूज अ सूडो फोर्स? तो इसके लिए बताया गया कि टू रिलेट हिज ऑब्जर्वेशंस, with Newton's laws। जो न्यूटन के नियम है, जो चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज आर ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो न्यूटन्स के लॉज हैं, जैसे अभी तक हमने 3 लॉ पढ़े हैं, कौन कौन सा पढ़ा आप लोगों को पता है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑल दीज लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, राइट? बट इफ आई टॉक अबाउट नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वहां पर ही वैलिड नहीं है। तो क्या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है वो न्यूटन लॉ को नहीं यूज कर सकता? क्या वो अपने ऑब्जर्वेशंस में न्यूटन्स लॉ के थ्रू अपनी जो भी कुछ उसके आसपास हो रहा है उसका
उसका रीजन फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए भी न्यूटन ने एक कह सकते हैं सूडो फोर्स नाम का एक ट्रिक है, एक जुगाड़ आप कह सकते हो इसको, कि एक जुगाड़ बताई कि ठीक है, अगर तुम किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर के किसी इवेंट को देख रहे हो जो कि ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग हो, जिसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो ना हो, तो तुम इस सूडो फोर्स को यूज करना, और इस सूडो फोर्स को यूज करोगे तो तुम्हारी भी जो कैलकुलेशन है, जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, वो बिल्कुल वैसे ही आएंगी जो एक इनर्शियल ऑब्जर्वर देख रहा होता है, या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर खड़ा होकर के जो भी कैलकुलेशन करेगा और तुम्हारी जो कैलकुलेशन होंगी वो सेम हो जाएंगी, अगर तुमने इस सूडो फोर्स के नाम के कॉन्सेप्ट को यूज किया तो। अभी हमें आगे बताऊंगा एक्चुअली आपको कि एक्चुअली में इसको कैसे यूज करना है, और क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। अभी आप बस जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते जाइए, इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के कभी भी इसको भूल पाओ और इसमें आपको आसानी रहे सीखने के लिए। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमारे को समझ में आ गई है सर, इस स्लाइड के थ्रू की एक इमेजिनरी फोर्स है, अप्लाई कौन करता है, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर करता है। क्यों करता है? टू रिलेट हिज ऑब्जर्वेशंस विद द न्यूटन्स लॉज। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कैसा ऑब्जर्वर है? वो ऑब्जर्वर है सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाई करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है? जहां पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये बातें मैंने आपको स्लाइड के थ्रू बताई है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इट, इट्स अ फंडामेंटल फोर्स, इट इज यूज्ड टू मेक न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आपको अभी समझ में आ गया कि न्यूटन्स के लॉ को रिलेट करने के लिए, न्यूटन्स के लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में इस फोर्स का यूज किया जाता है। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसके साथ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। टॉपिक सॉल्विंग क्वेश्चंस विद सूडो फोर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इसको बताने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, इसको बताने के लिए कि कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, मैं दो एग्जांपल लूंगा, और ये दोनों ही एग्जांपल जो होंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के होंगे, दोनों ही नॉन इनर्शियल फ्रेम के होंगे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम बेसिकली एक ऐसा फ्रेम होगा जो ऑलरेडी एक्सेलरेशन में होगा, जिसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। इतना बात आप समझ के रखिए। ठीक है, तो अगर हमें सूडो फोर्स को लगाना है, अगर हमको सूडो फोर्स को लगाना है, तो न्यूटन ने कहा जो भी मतलब उस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को अपनी जो कैलकुलेशन है उसको ठीक करना था, तो उन्होंने ये कहा था कि आप एक काम कीजिएगा, अप्लाई अ फोर्स और सूडो फोर्स, बेसिकली सूडो फोर्स in the direction opposite to the direction of acceleration of frame। ये तो डायरेक्शन होगी सूडो फोर्स की। लगा कहां जाएगा? ये लगाया कहां जाएगा? उस बॉडी पर जिसका फ्री बॉडी डायग्राम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर बना रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने के बाद। ठीक है, तो उसने कहा अप्लाई अ सूडो फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना बताया कि मैग्नीट्यूड तुम इसका रखना मास ऑफ द बॉडी, जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम तुम बना रहे हो, मल्टीप्लाइड बाई द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आप जो है मैग्नीट्यूड रखना। तो ये डायरेक्शन बता रहा है पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन के लिए है कि किस डायरेक्शन में लगाते हैं सूडो फोर्स। ठीक है, और ये है कितना मैग्नीट्यूड का लगाते हैं, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी आप ये देखो कि कोई भी नया फोर्स सामने आ रहा है, तो पूछो अपने आप से कि इसका डायरेक्शन किधर है, इसका मैग्नीट्यूड किधर है, और लगा कौन रहा है। ठीक है, तीन बातें पूछनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, और कौन लगा रहा है। तो यहाँ पर इतना पता है कि सर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा किसके ऊपर? लगाएगा ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बना रहा है। अब ऐसा करने से ये अपनी जो कैलकुलेशन है उनको न्यूटन्स लॉज के साथ में कोरिलेट कर सकता है। बस इतनी सी इसकी कहानी है। ठीक है, अब हम कैसे इसको बताएंगे? देखो, मैं दो सिचुएशन से आपको बता रहा हूँ कि मान लो तुम्हारे पास में ये एक कहानी है, जैसे एक लिफ्ट है ये। ठीक है, ये एक लिफ्ट है। ओके,
और एक में और एग्जाम्पल तुम्हें दूंगा जिसमें कि एक कार की बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सूडो फोर्स की कहानी एक्चुअली में है क्या। एक कार है और एक लिफ्ट है, ठीक है। अब कार जो है वो एक एक्सेलरेशन ए से आगे बढ़ रही है, मतलब उसके पास एक एक्सेलरेशन है, और ये जो लिफ्ट है ये भी किसी एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर जा रही है, मतलब ऐसे लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है। तो ये दोनों ही ऐसे फ्रेम हैं जिनमें ऑलरेडी एक्सेलरेशन है, इनका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन वो सारे के सारे ग्राउंड पर खड़े होकर के सॉल्व किए थे। ग्राउंड को हम जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, वहां पर एक्सेलरेशन हम 0 मानते हैं। लेकिन अगर मैं अपने ऑब्जर्वर को इस कार में या फिर इस लिफ्ट में बिठा दूं और फिर कोई भी कैलकुलेशन करने को कहूं, तो अब उसको कैलकुलेशन करने के लिए सूडो फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा। बात आप समझिए कि यहां पर ये कार और ये लिफ्ट दोनों ही क्योंकि एक्सेलरेशन में है, दोनों ही, ये कार इस डायरेक्शन में, इस राइटवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए। अब मैं इनसे कोई भी ऑब्जर्वेशन करने को कहूं, जैसे कि मान लो इस कार के अंदर कोई भी, जब ये कार आगे बढ़ रही है तो इस पर ना एक पेंडुलम है, एक बॉब है, वो लटका हुआ है, ठीक है। जब कार आगे जाती है तो वो कुछ इस हिसाब से वर्टिकल के साथ में इस हिसाब से कुछ एंगल बना करके पीछे की तरफ हो जाता है, ठीक है। अगर आपने कार की रूफ से कोई पेंडुलम लटका दिया और जब वो कार आगे बढ़ेगी तो आपने देखा होगा कि वो पीछे की तरफ हो जाएगा, कोई एंगल बना रहा होगा, है ना। ये हमारा मास है, बॉब है, और ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और कार की जो छत है उससे ये हैंग कर रहा है, तो कुछ इस हिसाब से थीटा एंगल बना करके ये जो है पीछे की तरफ हो जाएगा अगर कार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ये जो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर मैंने कोई वेइंग मशीन रखी हुई है और वेइंग मशीन के ऊपर जो है एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। वेइंग मशीन है, उसके ऊपर आदमी खड़ा हुआ है। अब इन दोनों ही ऑब्जर्वेशंस में मेरे तुमसे कह रहा हूँ कि इन दोनों ही सिचुएशन में मुझे एक तो ये बताओ कि इस आदमी का वेट कितना होगा, मतलब लिफ्ट के अंदर, और दूसरा मुझे ये बताओ कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल डिस्प्लेस हो रखी होगी, ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है बॉब। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। तो अब आप इन क्वेश्चंस को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एक तो कर सकते हो कि आप ग्राउंड पे खड़े होकर के इस सिचुएशन को देखो। इन दोनों ही क्वेश्चन में आप चाहो तो खुद को एक इनर्शियल ऑब्जर्वर बना सकते हो, और या फिर आप इस कार में या फिर इस लिफ्ट में ही बैठ करके दोनों सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हो। अगर आप कार के अंदर बैठे या लिफ्ट के अंदर बैठे तो आप बन जाओगे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्योंकि आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठ गए और अब आपको न्यूटन्स इक्वेशन जो F = ma है, मतलब उसी से तो हम आगे बता पाएंगे ना क्या एंगल है, कैसे है, उसको लगाने के लिए सूडो फोर्स का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दीज टू लॉज, ठीक है। तो मान लो कि मैं इस कार में बैठ करके यहाँ बैठ के इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूँ। एक तो ये है कि मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर की तरह करूँ, वो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैंने इसके अंदर बैठ के सिचुएशन को देखा तो आपको पता है कि जिस भी फ्रेम में हम चले जाते हैं उस फ्रेम का जो मोशन है वो हमारे लिए एकदम मतलब 0 हो जाता है, मतलब हाँ, हमने आपको रेस्ट पर ही पाते हैं। जिस भी फ्रेम में हम चले गए तो हमारे लिए तो वो जो जगह है जहाँ पर हम ऑलरेडी सिचुएटेड हैं वो तो रेस्ट पर ही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये ऑब्जर्वर यहाँ पर गया, ये ऑब्जर्वर यहाँ पर गया, तो यहाँ जब इसको एनालाइज करेगा तो देखेगा कि इसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, अगर m इज द मास ऑफ द बॉब, और एक फोर्स जो है टेंशन T का जो है ये इस तरफ लग रहा होगा, टेंशन T का फोर्स एक इधर लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, फोर्स को, तो इधर आ जाएगा T cos थीटा और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा T sin थीटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा T sin थीटा, T cos थीटा T sin थीटा हमारे पास ये आए। अब ये कह रहा है कि अगर इसको न्यूटन्स इक्वेशन लिखनी है तो तुम देखोगे कि इसके लिए तो रेस्ट में है, इसके लिए तो ये बॉब क्या है, रेस्ट में, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास में, है ना। तो ये कहेगा कि T cos थीटा जो इसने लगाया हुआ आगे की तरफ, ये जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, अगर इसे रेस्ट पर लगाना है, इसको रेस्ट पर लेना है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को न्यूटन्स लॉ से कोरिलेट करना है, तो एक सूडो फोर्स इसको लगाना पड़ेगा। कैसे? ये लगाना पड़ेगा इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे है, कार का एक्सेलरेशन आगे है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? मास ऑफ द बॉब मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ma। अब इसके अकॉर्डिंग इतना जो फोर्स लगा ये ही है सूडो फोर्स, ये जो फोर्स लगाया गया ये है सूडो फोर्स। नाउ विद दिस फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग में, ये इसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, फ्री बॉडी डायग्राम किसके अकॉर्डिंग बनाया गया? इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अकॉर्डिंग टू द इनर्शियल ऑब्जर्वर T cos थीटा इज समथिंग जो प्रोवाइड कर रहा है एक्सेलरेशन, किसको? बॉब को। लेकिन इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल,
ये जो ऑब्जर्वर है इसके अकॉर्डिंग तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो खुद उसी फ्रेम में है, तो कोई भी एक्सेलरेशन ना हो इसके लिए इसने एक स्यूडो फोर्स का यूज़ किया। और अब जब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो ये कहेगा कि देखो इस पर ये फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, टी कॉस थीटा, एम जी, एम ए एंड टी साइन थीटा, ये सारे फोर्स लग रहे हैं। और ये जो सारे फोर्सेस हैं बेसिकली ये इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो नेट फोर्स है वो जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो है। किसका? इस बॉब का। किसके अकॉर्डिंग? इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। बट व्हाट अबाउट दिस ऑब्जर्वर, ये जो हमारा इनर्शियल ऑब्जर्वर है इसके अकॉर्डिंग क्या इसका एक्सेलरेशन जीरो है? नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनेगा। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा टी कॉस थीटा इधर रहेगा, और टी साइन थीटा इधर रहेगा, टी साइन थीटा इधर रहेगा, और एम जी इधर रहेगा। तो ऑब्वियसली टी कॉस थीटा जो है, ये जो टी कॉस थीटा है ये प्रोवाइड कर रहा होगा क्या? टी कॉस थीटा प्रोवाइड कर रहा होगा एक्सेलरेशन। किसको प्रोवाइड कर रहा होगा? बॉब को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो एंगल है, मैं यहाँ से जो हमने टी कॉस थीटा किया, एक्चुअली इस एंगल को हमें थीटा लेना है। ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे कि ये हमारा एंगल जो है ये थीटा है। ठीक है, दिस इज एंगल, ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, ये नहीं है, ये एंगल थीटा है। थोड़ा सा मतलब हमने ये थीटा मान लिया, तो ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। तो अब आप जो है इसको भी, ये हमारा एंगल मतलब हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ले रहे हैं, ये दोनों थीटा है। अब ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के थ्रू, नॉन इनर्शियल जो ऑब्जर्वर है उसको भी हमने न्यूटन्स लॉज को यूज़ करना बता दिया कि तुम जो है विद द हेल्प ऑफ द सूडो फोर्स यू कैन अप्लाई योर न्यूटन्स इक्वेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। सिमिलरली यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी देखिए कि ये जो है, अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़े हो जाएगा तो ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। अगर ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है और जब ये देखेगा चीज़ों को होते हुए, तो देखो यहाँ पर इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस टाइम। अगर मैं इसकी बात करूँ, मुझे वेट फाइंड आउट करना है, तो एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ये मतलब एम जी नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा। किस पर कौन लगा रहा है? ये वेइंग मशीन लगा रही है, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ है। तो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो इस पर जो फोर्स लग रहे हैं उनको तो लिखेगा ही, एम जी लिखेगा, साथ में ऊपर एन लिखेगा, और नीचे की तरफ जो है वो एम ए भी लिख देगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो जब ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी जा रही है, बॉडी मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जो है एक सूडो फोर्स अप्लाई करता है, और सूडो फोर्स को अप्लाई करने के बाद में जो है वो अपना फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट मानता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से जो है हम सूडो फोर्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन को जब देखेंगे तभी पता लगेगा कि एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ लिफ्ट ऑफ, पहले तो आप इसको खुद से ट्राई करिए अगर ठीक से समझ लिया है तो। A lift of mass 1000 kg which is moving with acceleration of 1 meter per second square in upward direction, then the tension developed in a string which is connected to lift is, ठीक है। If a lift of mass 1000 kg जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है 1 meter per second square से in upward direction, तो टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग which is connected to lift, तो आपको टेंशन डेवलप बतानी है। तो मैं लिफ्ट को जो है इस तरीके से मान सकता हूँ, ये हमारी एक लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट जो है एक टेंशन मतलब एक स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड होती है। आपने देखा होगा लिफ्ट जब मूव करती है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक टेंशन कनेक्टेड होती है, एक स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है। अब ये स्ट्रिंग ही तो इसे ऊपर लेके जा रही है, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। और अगर आप देखो अभी तो इसका जो मास है दैट इज 1000 kg, इसका जो मास है वो कितना है 1000 kg इज द मास ऑफ दिस लिफ्ट। ओके, तो अब इस स्ट्रिंग पर अगर आप देखोगे तो इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, मतलब मैं इसके पूरे के पूरे मास को इससे कनेक्टेड मानूंगा। तो इस स्ट्रिंग पर देखो इसने टेंशन क्या पूछा है, इसने टेंशन डेवलप पूछा है ना, तो टेंशन इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। टेंशन को बैलेंस कौन, यहाँ पर अगर मैं देखूँ बैलेंस नहीं, मतलब इसका जो लिफ्ट का वेट है वो भी तो नीचे लग रहा होगा 1000 kg,
1000 kg, तो 1000 G इज द डाउनवर्ड फोर्स विच इज एक्टिंग। मैंने अभी इसको यहीं पर दिखा दिया, और साथ ही साथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अब इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी, नॉन इनर्शियल से भी। अगर इनर्शियल से करोगे तो आपको सूडो फोर्स नहीं लगाना है, नॉन इनर्शियल से करोगे तो सूडो फोर्स लगाना है। मैं इसको नॉन इनर्शियल से करता हूँ। नॉन इनर्शियल का मतलब कि मैं इस लिफ्ट में ही बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन दिस लिफ्ट ओनली एंड नाउ आई एम ऑब्जर्विंग द सिचुएशन। तो नॉन इनर्शियल के अकॉर्डिंग जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो देखिए लिफ्ट का, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, इस लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। लिफ्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो नीचे की तरफ लग रहा है 1000 G, ओके, ऊपर की तरफ ये स्ट्रिंग टेंशन T लगा रही है। ये हमारी कहानी है, और एक्चुअली में ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रही है। और क्योंकि मैं खुद लिफ्ट में हूँ, ऑब्जर्वर लिफ्ट में है, तो एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, जो कि होगा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है फ्रेम का, तो नीचे की तरफ लगाएगा वो, और नीचे की तरफ लगाएगा कितना, मास ऑफ द लिफ्ट। मास ऑफ द लिफ्ट कितना है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई द एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाइड बाई द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो इस टाइप का ये हमारा अभी इस पर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे सारे फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है ये सूडो फोर्स है, बिल्कुल आपको याद दिला दूँ, ये हमारा सूडो फोर्स है, सूडो, ठीक है। ये रियल फोर्सेस हैं, टेंशन है और 1000 G है। अब जरा फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया, सारी चीज़ें हमें पता लग गई। इस फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग या इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो लिफ्ट है वो रेस्ट में है, तो मतलब ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, T लग रहा है। नीचे कौन से लग रहे हैं, एक तो 1000 और साथ में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 1000 इंटू G की वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8, ये इसने बोला है, ठीक है। तो अब जरा बता दीजिए आप कितना हो जाएगा, T इक्वल्स टू 1000 ये प्लस 9.8 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9800। तो जब सबको ऐड कर देंगे तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T की वैल्यू हो जाएगी 9800, तो 10,800 न्यूटन, 10,800 न्यूटन। तो आई थिंक ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा इसका, 10,800 न्यूटन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने किस हिसाब से किया, इसको हमने किया है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कौन सा है, जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, और लिफ्ट के अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर को जो है हमने कहा कि भाई साहब आप बनाइए जरा फ्री बॉडी डायग्राम, और उसने फिर सूडो फोर्स लगाया नीचे की तरफ, जो कि है जो हमारा फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन किधर है फ्रेम का, ऊपर की तरफ, तो उसने सूडो फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक बात है। तो उसने नीचे की तरफ लगा करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो उसका जो आंसर ये आ गया। और भी देखते हैं क्वेश्चंस, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m kgs केप्ट ऑन ए वेइंग मशीन इन एन एलिवेटर। फिर से वही बात है, एलिवेटर पर रखा गया है, ओके। इफ द एलिवेटर इज रिटार्डिंग अपवर्ड बाई a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज, रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन आपको बतानी है। ये हमारा एलिवेटर है, ठीक है, एलिवेटर है, और एलिवेटर के ऊपर जो है वेइंग मशीन, एलिवेटर के अंदर वेइंग मशीन रखी हुई है, ये हमारी वेइंग मशीन है, और उस पर जो है मास m kg का कैप्ट है, ये मास m kg का लगा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। अब उसने पूछा है क्या कि इफ द एलिवेटर इज रिटार्डिंग अपवर्ड बाई a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डिंग अपवर्ड का मतलब होता है कि जा तो ऊपर रहा है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे को है। रिटार्डिंग अपवर्ड मतलब, रिटार्डेशन का मतलब इसकी मोशन और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन ऊपर की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसलिए रिटार्डेशन वर्ड यूज हुआ है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली नीचे की तरफ ही है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो रिटार्डिंग अपवर्ड बोला जा रहा है। रिटार्डिंग अपवर्ड by a meter per second square, a is the acceleration, the reading of weighing machine in kgf, reading of weighing machine in kgf क्या होता है कि अगर आपको मान लो रीडिंग बतानी है वेइंग मशीन की, तो वो क्या है, बेसिकली आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, और नॉर्मल रिएक्शन में अगर आप इसके एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दोगे, जो भी एक्सेलरेशन है, मतलब उससे जब आपके पास जो एक्चुअली में, मतलब जब भी हम फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास यूनिट आती है वो kgf आती है, फोर्स डिवाइडेड बाई द एक्सेलरेशन। ये है ना आपके पास में F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma, तो यहाँ पर किलोग्राम फोर्स मुझे निकालना है, तो F अपॉन a इक्वल्स टू m, तो ये आपको बताना है एक्चुअली यहाँ पर m मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई द एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो देखो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, मास पर लग रहा है कितना,
mg नीचे की तरफ लगा, और उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, किसका है, लिफ्ट का या फ्रेम का, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ किसके अकॉर्डिंग, मैं अब ये सारे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो कि यहाँ लिफ्ट के अंदर इस टाइम बैठा हुआ होगा। तो देखिए इसने ऊपर की तरफ ये n लगाया, नीचे की तरफ mg लगाया, और इसके अलावा क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, तो ऊपर की तरफ ये सूडो फोर्स लगाएगा। सूडो फोर्स को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इसने नीचे की तरफ ma ये लगाएगा, यस और नो, ये हमारा सूडो फोर्स लग गया। तो सूडो फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लगाया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है किसका, लिफ्ट का, वो नीचे की तरफ है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ma, तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली अब जब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर उसी इवेंट को देख रहा हो जिसमें वो खुद है और साथ ही साथ कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ रखा हुआ है, तो उसके लिए तो वो रेस्ट पर ही है। रेस्ट का मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन लेने नहीं है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ma प्लस n इज इक्वल्स टू mg, यस और नो। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी सर mg माइनस ma। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, मैं यहाँ से अगर m कॉमन ले लूँ, ठीक है, और साथ ही मैं यहाँ से g कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास में बचेगा 1 माइनस a अपॉन g, और अगर मैं इधर n अपॉन g कर दूँ तो मेरे पास बचेगा m 1 माइनस a अपॉन g, राइट। तो ये जो n अपॉन g है ये फोर्स की वैल्यू है इन kgf। तो m 1 माइनस a अपॉन g किस में आ रहा है, ऑप्शन सी आई थिंक करेक्ट हो रहा है। तो m 1 माइनस a अपॉन g, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कैसे सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन भी हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि लिफ्ट के फ्रेम में जाने के बाद सॉल्व किया। और लिफ्ट के फ्रेम में जाके जब हम गए तो हमको एक सूडो फोर्स की जरूरत पड़ी। वैसे इस पर फोर्स कौन से लग रहे थे, फोर्स तो सर नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशन फोर्स यही तो लग रहे थे, लेकिन जो ma हमने लगाया है, a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मास क्या है, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी जिसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे हो, और डायरेक्शन क्या चूज करी कि जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लगाइएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, तब हमें सूडो फोर्स जो है मिल जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ें, और भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। अभी तो हमारा 2 क्वेश्चन और हैं इस पर बेस्ड, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारे को करना है। A man of mass m is standing in an elevator moving downward with an acceleration g/4, moving downward। एक फिर से एक एलिवेटर की कहानी दे रखी है, ठीक है, मूविंग डाउनवर्ड, ये हमारा एक एलिवेटर है और ये नीचे की तरफ जो है आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4, ओके। The force exerted by bottom surface of the elevator on the man will be the force exerted by the bottom surface ऑफ द एलिवेटर ऑन द मैन विल बी। मैन पर फोर्स लगाना है, जो कि बेसिकली ये वही कह रहा है कि आप नॉर्मल रिएक्शन बताओ। अगर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें भी तो सेम ही क्वेश्चन था। अब बॉटम सरफेस जो है वो मैन पर कितना फोर्स लगा रहा है, बेसिकली वेट की बात कर रहा है कि उसका वेट कितना है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली सेम क्वेश्चन है लास्ट में, देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन था। द रीडिंग अपवर्ड बाई, यहाँ पर था ना रिटार्डिंग अपवर्ड, मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था। द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, कहीं ना कहीं ये भी वेट पूछ रहा है और ये भी वेट ही पूछ रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको इस फॉर्मूले को उठा सकता हूँ, m 1 माइनस a अपॉन g, या फिर mg, ये वाला जो फॉर्मूला है n इक्वल्स टू mg 1 माइनस a अपॉन g। तो क्योंकि सेम बात बनेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो वही चीज़ है। अरे भाई देखो यहाँ पर मैन खड़ा हुआ, मैन, चलो मैं बताई तो मैन खड़ा हुआ, मैन के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब g/4 नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है, किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो ये क्या करेगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम में एक एडिशनल फोर्स और लगाएगा, mg नीचे की तरफ, ये तो पहले वाला फोर्स, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में एक एडिशनल फोर्स और लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज m एंड g/4। क्यों लगा ऊपर की तरफ, क्योंकि सर ये सूडो फोर्स है। क्यों लगा, कौन लगा रहा है, मैन क्यों लगा रहा है, क्योंकि सर मैन एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनको न्यूटन्स लॉ से कोरिलेट करने के लिए, न्यूटन्स इक्वेशन को यूज करने के लिए इसको एक एडिशनल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो लगा दिया इसने। अब देखो इसके हिसाब से, इसके देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम से ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके लिए वो रेस्ट पे हो जाता है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि वहाँ कोई एक्सेलरेशन का ध्यान ही नहीं देना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ n प्लस m g/4, ऊपर वाला फोर्स इतना है और नीचे वाला फोर्स कितना है, mg,
तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस mg/4 यानी 3mg/4, आपको आसानी से पता होगा, तो ये हो जाएगा। तो 3mg/4 यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चन को आप पता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हो, आप ग्राउंड पे खड़े हो जाओ उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड पे खड़े होने के बाद में आपको फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेलरेशन में दिखेगा, मैन भी दिखाई देगा, लिफ्ट भी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप लिफ्ट में जाने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आपको रेस्ट में दिखाई देगा। और रेस्ट में अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को लाना है तो, और वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप कर रहे हो तो आपको एक एडिशनल फोर्स सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, और ये जो सूडो फोर्स होता है बार बार बता रहा हूं, ये एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ द बॉडी जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा रहा है मल्टीप्लाइड बाई द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। और ये बातें मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दी हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है इसमें, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ अ ट्रॉली एक्सेलरेट्स हॉरिजॉन्टली विद एक्सेलरेशन a, then bob is displaced backward from its initial vertical position. The angular deflection of the bob in equilibrium is, एक ट्रॉली है जो कि एक्सेलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर भी मैं, ये है हमारे पास एक सिचुएशन, ये ट्रॉली बना दी, अब ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में है, इस टाइप से एक्सेलरेशन में है, ठीक है। A trolley accelerates horizontally with acceleration a, then bob is displaced backward. अब इससे कोई भी एक बॉब हमने बांध के लटकाया हुआ था, बॉब जो है बांधा हुआ था वो पीछे की तरफ, लेट्स से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसको, ये ऐसे हो जा रहा है, ये एक स्ट्रिंग के साथ में बॉब को बना के वो पीछे डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब पूछ रहा है कि बताइए व्हाट, ये बता रहा है फ्रॉम इट्स इनिशियल वर्टिकल पोजीशन से जो है डिस्प्लेस हुआ है, ओके। तो वर्टिकल पोजीशन इसकी द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉब इन द इक्विलिब्रियम इज, एंगुलर डिफ्लेक्शन पूछा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेट्स से एंगुलर डिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा ना थीटा, ये थीटा है, राइट, ये थीटा है, यहाँ पर थीटा का बहुत ध्यान दें कि एक्चुअली में कौन थीटा, आप किसको थीटा मान रहे हो, है ना, थीटा ये है, ओके। अब देखिए जरा, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं, ये थीटा है और ये हमारा 90 है, ये थीटा है। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन से देख रहा हूँ तो एक ये मैंने एक और यहाँ पर एक्सिस बनाई, राइट, तो ये भी हमारा थीटा होगा, है ना, ये सर नो, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर लेट्स से इसमें ये टी है, ये टी है, इधर ये टेंशन टी क्रिएट हो जाएगा, तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस तरफ आएगा सर टी साइन थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास में कंपोनेंट आ जाएंगे टेंशन के, जो हमने कंपोनेंट कर लिया, और यहाँ पर खड़े होकर के हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो ये जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो कहेगा कि सर इस पर एक तो लग रहा है टी साइन थीटा इधर, ठीक बात है, और एक टी कॉस थीटा लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक बात है, और mg लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। और क्योंकि मैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं तो मैं लगाऊंगा एक सूडो फोर्स, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो बॉब है वो रेस्ट में ही है ना, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास, क्योंकि मैं खुद उस फ्रेम में लाई कर रहा हूं। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन फ्रेम का इधर है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स लग जाएगा। तो सूडो फोर्स लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितना लगेगा, मास और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अब ये जो चार फोर्स लगे इनको ये आपस में बैलेंस कर देगा, क्यों, क्योंकि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में है उसी में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रेस्ट में ही रहेगा। कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ से अब जरा इक्वेशन बना दीजिए, इसके अकॉर्डिंग हुआ टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg एंड टी साइन थीटा इक्वल्स टू ma, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा जो है वो आ रहा है a अपॉन g, तो थीटा जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स और a अपॉन g। अब जरा ये देख लीजिए आप कि कौन सा है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स a अपॉन g, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि ये एक्चुअली जो कहानी है ये हमारी नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर की है, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में होने के बाद वो न्यूटन्स लॉज के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस को कोरिलेट करना चाहता है। इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी हमने देखे, तुमने देखा होगा कि ऑब्जर्वर को जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें कोई एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देगा, वो रेस्ट पर पाएगा, है ना। रेस्ट पर क्यों पा रहा है, क्योंकि वो खुद उसी फ्रेम में है। अब रेस्ट पे वो तभी ऑब्जेक्ट आ सकता है जब वो एक एडिशनल सूडो फोर्स का यूज करे, एडिशनल सूडो फोर्स का यूज करे। और ये जो सूडो फोर्स होगा ये लगाएगा कहाँ पर, फ्री बॉडी डायग्राम में। किसके फ्री बॉडी डायग्राम में,
उस ऑब्जेक्ट के फ्री बॉडी डायग्राम में। बार बार मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सूडो फोर्स जो है कोई अलग एक ऐसा फोर्स है जो एक इमेजिनरी फोर्स है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ये, लेकिन नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को अपनी ऑब्जर्वेशंस को कोरिलेट करने के लिए विद द न्यूटन्स लॉज इस फोर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, इस फोर्स का मदद लेनी पड़ती है, तभी वो उसके अकॉर्डिंग सारी ऑब्जर्वेशन ठीक होंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब जो है हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अब हमको देखना है पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, पुली प्रॉब्लम्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जेई है या नीट है, पुली प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं। और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी कंफ्यूजन भी रहती है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे हो और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ रहे हो, तो आई कैन अश्योर यू कि कहीं पर भी आपको आज के बाद पुली प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, समझ लेते हैं बेसिकली एक्चुअली पुली प्रॉब्लम्स में है क्या। तो जैसा नाम लिखा हुआ है पुली प्रॉब्लम्स, तो सर सबसे पहले तो इसके अंदर एक पुली है। सबसे पहले तो एक पुली है इसके अंदर। लेट्स से ये हमारे पास में एक पुली है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट टू यू दैट वी आर हैविंग अ पुली, दिस इज अ पुली। ठीक है, और ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली का मतलब होता है कि इसके पास कोई मास नहीं है। आइडियल पुली है मतलब ये मासलेस है। तो पुली के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट इट इज मासलेस। मासलेस आइडियल पुली, इसके पास हम कोई भी मास नहीं है ऐसा कंसीडर करके हम चल रहे हैं। अब होता क्या है कि जो आपको भी प्रॉब्लम्स इसमें देखनी है उसमें बेसिकली इस पुली के ऊपर होकर के एक स्ट्रिंग को हम पास कराते हैं। एक स्ट्रिंग है उसको पास करा रहे हैं। ये मान लो एक स्ट्रिंग मैंने लिया और ये स्ट्रिंग जो है ऐसे होकर के इस पुली के ऊपर होके जा रही और ऐसे जो है दूसरी तरफ से इसको लटका दिया गया। अब इसके दोनों ही एंड्स पर कुछ मास हम जो है कुछ मतलब दो मास हैं हमने लिए, एक लेट से m1 है और एक m2 है। ये दो मास हमने हैंग कराए, इस तरीके से टाई कर दिया। तो ये जो सिस्टम बना इसे हम बोलते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। अब क्या सिर्फ यही एक सिस्टम है? ये सबसे सिंपलेस्ट है। दिस इज द सिंपलेस्ट सिस्टम विच वी कैन थिंक ऑफ, राइट। अभी और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसके अंदर आपको मल्टीपल मास कनेक्ट कर रखे होंगे, मल्टीपल पुलीज दे रखी होंगी, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो सिस्टम है पुली को लेकर के वो ये है। इसको हम एटवुड मशीन के नाम से भी जानते हैं कि एक पुली लिया, पुली को बेसिकली हमने इस तरीके से, अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर भी ये किसी न किसी से हैंग कर रखा है। ये मान लीजिए कोई पोर्शन है और यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से अटैच कर रखा है। ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, अब इस पुली प्रॉब्लम के अंदर क्या करते हैं हम कि इसके अंदर बेसिकली ये जो मास है ये दोनों मतलब एक जैसे मास नहीं है, दोनों में वैल्यू अलग अलग है। अगर मैं तुमसे कहूँ इन दिस केस इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, या फिर कहूँ m2 जो है वो ग्रेटर है m1 से, ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो आप देखते ही बता सकते हो कि सर ये आइडियल पुली है, मासलेस है, आइडियल है और साथ ही साथ फ्रिक्शनलेस है। इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर फ्रिक्शनलेस है, m2 बड़ा है तो m2 नीचे की तरफ जाएगा और m1 ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। और एक्सेलरेशन होगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम का मतलब इस मास m2 में भी एक्सेलरेशन होगा, मास m1 में भी एक्सेलरेशन होगा। तो ये हमारी कहानी होगी। तो m2 का लेट्स से मैं कंसीडर करूं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, तो m1 का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a हो जाएगा। हाँ कि ना भाई, दोनों एक ही सेम, अगर स्ट्रिंग से दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों सेम स्ट्रिंग से अगर जुड़े हुए हैं तो दोनों के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो तो सेम ही होगा। सेम एक्सेलरेशन है तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाती हैं इन प्रॉब्लम्स के अंदर। क्या? एक तो पूछा जाएगा कि आपसे बताइए कि व्हाट इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, और दूसरा व्हाट इज द एक्सेलरेशन A ऑफ द सिस्टम। एक तो टेंशन T बताइए जो स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हुआ, और इस एक्सेलरेशन A क्या है सिस्टम का। सिस्टम का मतलब है मेरा m2 का और m1 का, और दोनों कॉमन एक्सेलरेशन के साथ हम मूव करेंगे। ये बात भी आपको समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग भी आइडियल है और ये पुली भी आइडियल है। ये कहीं पर भी स्ट्रेच नहीं हो सकती स्ट्रिंग, तो जितना एक्सेलरेशन से m2 नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से m1 ऊपर की तरफ जाएगा। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब हम जो है इसको कर सकते हैं कि कैसे जो है इसको सॉल्व करें। तो अब देखिए इसमें भी सेम वही न्यूटन्स इक्वेशन सब जगह लगेगी, क्योंकि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। F = ma इज द गवर्निंग इक्वेशन फॉर ऑल इंटायर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बस हमें समझ में जो आना चाहिए वो ये है कि हम किस तरीके से मास और जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और उन पर जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनको अच्छे तरीके से मेंशन कर लें और फिर न्यूटन इक्वेशन लगा दें, तो मेरे को ये दोनों वेरिएबल मिल जाएंगे। ठीक है, देखना चाहते हो? देखो कैसे। अगर मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो मैं यहीं पर बना रहा हूं m2 का, तो नीचे की तरफ इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा सर? m2g।
और ये टेंशन है इसमें, तो अवे अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट टेंशन टी लग रहा होगा। अब टेंशन टी सब जगह सेम होगा, बात समझ में आ रही है, टेंशन टी सब जगह सेम होगा, तो इस पर भी टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, M1G, ठीक है, M1G M2G T ये इस तरीके से लग रहा होगा। अगर मैं इस पुली पर देखूंगा, पुली पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो देखो एक तो T इधर लगेगा क्योंकि ये इस पर ही है, और एक टेंशन T इधर लग रहा होगा। और अगर मैं देखूं कि ये जो है हैंग कर रही है इस वाली स्ट्रिंग के साथ में पुली, तो इसमें जो है ये ऊपर की तरफ 2T फोर्स हो जाएगा, 2T फोर्स हो जाएगा। इस बात को आप समझो, क्यों, क्योंकि T नीचे की तरफ है, 2T मतलब एक T नीचे, ये T नीचे, तो ऊपर की तरफ इसको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो जिस स्ट्रिंग से हमने पुली को बांध रखा है उस पर भी 2T मतलब T and T 2T फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये इस तरीके से मैंने जितने फोर्स पॉसिबल हैं वो सारे लिख लिए। अब जरा M1 के लिए न्यूटन्स इक्वेशन लिख लेंगे और M2 के लिए न्यूटन्स इक्वेशन लिख लेंगे। दो इक्वेशन बनेंगी, दो ही वेरिएबल हैं और इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं। जब मैं सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पर आपको एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। चलिए इसमें हम करते हैं। लेट्स से M1 के लिए मैं लिख रहा हूँ न्यूटन्स इक्वेशन फॉर M1 के लिए देखिए, तो M1 के लिए हमने देखा कि M1G नीचे है, T ऊपर है, लेकिन M1 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, यानी T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू एक्सेलरेशन। इज इट द करेक्ट इक्वेशन फॉर द मास M1? वाई? बिकॉज नेट फोर्स क्या है, T माइनस M1G। ऊपर वाला ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि सर ऊपर जा रहा है, मास M1 ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू A। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में मैं अगर M2 की इक्वेशन की बात करूं फॉर M2, तो फॉर M2 में आप देखोगे कि M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू A। इसमें मैंने M2G को पहले क्यों लिखा, क्योंकि M2 जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब उसका जो वेट है वो ज्यादा है, टेंशन कम है, तो M2G माइनस T दैट इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमको T और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप सीधी सीधी यहीं से अगर मैं कहूं कि लेट्स इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करो, ये इक्वेशंस को आप ऐड करोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो T से T कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास में जो बनेगा वो आएगा M2G माइनस M1G इक्वेशन 1 प्लस 2। T से T कैंसिल हो गया, तो यहाँ का रहा M2G माइनस M1G दैट इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A, M1A प्लस M1A प्लस M2A। तो यहां से मेरे पास में मैं G कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, M2 माइनस M1, और यहां से मैं अगर A कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, M1 प्लस M2। तो यहां से मेरे पास में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 टाइम्स G। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। M1 का भी यही एक्सेलरेशन और M2 का भी यही एक्सेलरेशन है। अब मेरे से अगर पूछा जाए कि बताइए व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन भी पूछी जा सकती है, तो टेंशन के लिए मैं किन्हीं भी दो इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इन दोनों में से किसी में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दूं तो मेरे को टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, किसी में भी अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दूं तो मेरे को टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। डालिए इक्वेशन, तो मेरे पास में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज M1T। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, फर्स्ट इक्वेशन कह रही है T माइनस M1G, T माइनस M1G, तो T माइनस M1G इक्वल्स टू M1 टाइम्स A, और A अभी अभी मैंने निकाल दिया है, A की वैल्यू आई है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स G। ये इक्वेशन आई है। अब यहां से आप T की वैल्यू सॉल्व कीजिए, यहां से हमको क्या निकालना है, T की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। तो यहां से आप T इक्वल्स टू जो मुझे पता लग रहा है वो है M1G, मैं इसको इधर लेके चला गया, प्लस M1G, M1 और G, और साथ में M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, T इक्वल्स टू M1G को कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक बात है, यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1G, और इसको मैं लेके जाऊंगा तो M1 प्लस M2, यहाँ से हो जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2।
ये हो जाएगा। अब m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m2 m1g, तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स, और ये हमारे पास g है। दिस इज गोइंग टू बी योर टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये एटवुड मशीन के लिए डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हो कि अगर आपके पास में दो मास दे रखे हैं जिनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, और इस तरीके से उनको जो है हैंग किया गया है एक पुली के साथ में। ये पुली है, ये आइडियल पुली है, इसके अंदर कोई मास नहीं है, और m1 m2 दो मास हमें दे रखे हैं, इस तरीके से हैंग किया गया है, और m2 बड़ा है, तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, वो इस इक्वेशन से गवर्न होगी। एक्सेलरेशन विल बी गवर्न विद दिस इक्वेशन एंड टेंशन विल बी गवर्न विद अनदर इक्वेशन विच वी हैव सीन। एक्सेलरेशन कहाँ से हो जाएगा, टेंशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद भी रख सकते हो, और नहीं तो आप सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या टेंशन की वैल्यू है और क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने जो है टेंशन और एक्सेलरेशन इन अ पुली ब्लॉक सिस्टम फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब जो है इसी बेस पर हम कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे 2000 में नीट 2000 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया था, टू मासेस एज शोन इन द फिगर आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए मासलेस पुली। एक मासलेस पुली बता दी कि इसका कोई मास नहीं है, एक्चुअली में आइडियल पुली है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन मासेस आर लेफ्ट फ्री इज, जब इनको फ्री जो है छोड़ दिया जाता है तो जो हमारा सिस्टम उसका क्या बताता है, एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम एटवुड मशीन ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो एक्सेलरेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा है दैट इज एक्सेलरेशन इज सर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 टाइम्स g। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2 क्या है मेरे पास में 10 ग्राम, 10 माइनस 5 यानी कि 5 अपॉन 15 इंटू जी, तो g/3 एक्सेलरेशन सीधा आपके पास में g/3 आ गया। यानी कि अगर आपको जो मैंने एनालिसिस करी अभी प्रीवियस सेक्शन में अगर वो याद रह जाती है तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। g/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको एटवुड मशीन के लिए या पुली ब्लॉक सिस्टम के लिए जहाँ दो मास दे रखे हो, एक मास बड़ा हो दूसरा मास छोटा हो, तो एक्सेलरेशन एंड टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी, नहीं तो आप यहाँ पर भी फिर से वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 10 ग्राम का मास दे रखा है तो नीचे इस पर फोर्स लगाओ, ऊपर टेंशन लगाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, न्यूटन इक्वेशन लिखो, तब भी आप यहीं पर पहुंचोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू। मुझे अगर याद है वहां से तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी चीजें सीखते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखो, उसको एक फॉर्मूले में जरूर लिखते चले जाओ, जिससे कि जब आप एग्जाम देने जाओगे या चीजों को रिवाइज करोगे तो आपको आसान रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी मतलब बेसिकली न्यूटन्स लॉ में हमको सिर्फ फोर्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया है, इफ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस के कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और आपको ये पता है कि किस न्यूटन्स इक्वेशन को यूज कैसे करना है, इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हो, तो मैं कहता हूं दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, जरा खुद से ट्राई करो, ये मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ये देखिए जरा, if m2 is greater than m1 then acceleration of m1 and m2 in tension in the string। एक्सेलरेशन बताना है m1 और m2 का टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ अलग है नहीं, दिस इज द सेम क्वेश्चन, राइट। सेम क्वेश्चन ही है, इसमें तो आप मुझे जल्दी से जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो देखो डायरेक्टली भी हमें पता है, सर अभी अभी तो आपने बताया, बार बार क्यों करवा रहे हो। ये नीचे क्या आ जाएगा, m2, ये मान लो कैपिटल दे रखा है तो कैपिटल लिख दो, m2g, और इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m1g, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, इस पे t, इस पे भी लग रहा होगा t। दोनों में सेम क्यों ना, क्योंकि सर सेम ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम है, ठीक है। अगर मैं पुली पे लगने वाले फोर्सेस की बात करूं तो t इधर लग रहा होगा, t इधर लग रहा होगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन t एंड t 2t जो है ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। तो पुली पर भी नेट फोर्स 0 होगा, पुली पर नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि पुली थोड़ा ना कहीं जा रही है, पुली तो फिक्स है, ये मास मूव कर रहे हैं, मास जो है मूव कर रहे हैं। तो इस पर नेट फोर्स है m2g माइनस t, और इस पर नेट फोर्स कितना है, t माइनस m1g। इस नेट फोर्सेस की वजह से मासेस के पास एक्सेलरेशन है, और पुली जो है वो अपनी जगह पर रेस्ट पे है। तो पुली का नेट फोर्स 0, वेयर एज m1 और m2 का फोर्स कुछ ना कुछ अलग दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो है बताना है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अभी अभी मैंने एनालिसिस करी है कि जो एक्सेलरेशन आएगा अगर m2 बड़ा है तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। और टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन सर अभी अभी निकाला है हमने, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g।
ये टेंशन आता है, ये एक्सेलरेशन आता है। ये 2 ब्लॉक केस के सिस्टम में जब 2 ब्लॉक्स दे रखे हों या फिर एटवुड मशीन बोल दे, आपको याद रखना है कि इस हिसाब से ही जो है ये होगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद में देखिए जरा, उसके बाद बोला गया है कि अब आपको एक और क्वेश्चन दिया कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M1 एंड M2 एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये देखिए पुली तो है, लेकिन अब थोड़ा घुमाकर के क्वेश्चन दिया गया। वहां पर अब जो एक मास है उसको तो रखा गया है सरफेस पर, ठीक है, और M2 को जो है नीचे हैंग किया गया है ना। अब यहाँ पर M1 और M2 दे रखा है, टेंशन फाइंड आउट करना है, सिर्फ टेंशन फाइंड आउट करना है। मैं तो कह रहा हूँ टेंशन क्या, आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करो। टेंशन तो क्या, साथ में एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करो। और ये है सिचुएशन कि ये दोनों ही जो सरफेस हैं ये दोनों ही फ्रिक्शनलेस हैं। म्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। म्यू इज 0 ओवर हियर। M1 और M2 जो जिस भी इस पर रखा हुआ है, M1 रखा हुआ है इस सरफेस पर और M2 हैंग कर रहा है, तो ये दोनों ही फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब इन पर और कोई फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स तो नहीं लग रहा होगा। तो अब टेंशन फाइंड आउट करनी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कीजिए। तो देखो M2 है, M2 नीचे की तरफ जा रहा होगा, कितने से, M2G से, ठीक बात है। तो उसके बाद में यहाँ पर टेंशन तो लगेगा ही, T इधर तरफ आएगा और T इसकी तरफ भी आएगा, T दोनों तरफ आएगा ना। तो अब देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हमारे पास में M1 और M2 दोनों क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, यस और नो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। M2 नीचे की तरफ आ रहा होगा विद सर्टेन एक्सेलरेशन A और M1 राइट डायरेक्शन में जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन A, ठीक है, दोनों के एक्सेलरेशन A होंगे। तो यहाँ से देखो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ M2 और G, मतलब ये मैंने M2 के लिखा फ्री वर्ड डायग्राम, M2 के लिए लिख रहा हूं फ्री वर्ड डायग्राम, M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू A, राइट, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये, ठीक है। M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 इंटू A, ये इक्वेशन 1 होगी फॉर M2। अब जरा M1 के लिए लिखिए। आप अगर M1 के लिए फ्री वर्ड डायग्राम बनाओगे तो देखोगे कि इस पर टेंशन लगा हुआ है T इधर और एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो M1 इंटू A इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर हमें लिखना होगा फोर्स, फोर्स कितना है T इक्वल्स टू M1 इंटू A। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से मेरे को जो पता लग रही है दैट इज T अपॉन M1, राइट, दिस इज द एक्सेलरेशन। पूछा क्या है, पूछा है मेरे से एक्सेलरेशन पूछा गया है, एक्सेलरेशन ही पूछा गया है, तो मैं टेंशन की वैल्यू निकाल दूं, टेंशन की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग जाएगी। तो A की जगह T अपॉन M1 में इक्वेशन नंबर 1 में लिखूंगा। ये लेट्स से मेरी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए टेंशन जो है उसको निकालना पड़ेगा। तो जरा यहाँ पर देखिए M2, इक्वेशन 1 को मैं लिख रहा हूँ M2G माइनस T की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, M1 इंटू A, M1 इंटू A, दिस इज द T इक्वल्स टू M2 इंटू A इंटू M2 इंटू A। तो यहाँ से A निकालना है, तो M2G इक्वल्स टू M1, A को इधर ले जाएंगे हम, तो A कॉमन ले लेंगे, M1 प्लस M2, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, दिस इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कैसे कर पाए हम, जब हमने T इक्वल्स टू M1A रखा इक्वेशन नंबर 1 में, व्हेन वी पुट T इक्वल्स टू M1A इन इक्वेशन नंबर 1 ओनली देन वी वर एबल टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल तरीके से आपसे मतलब ये कहा गया है कि आप इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दो। तो अल्टीमेटली आपको फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाने, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, अगर मैं M1 की बात करूँ तो क्या इस पर और कोई फोर्स लग रहा है T के अलावा, लग रहा है सर, लग रहा है M1G नीचे की तरफ और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। लेकिन इस M1G और इस N का कोई रोल नहीं है एक्सेलरेशन में, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हॉरिजॉन्टली जो T आ रहा है, T इसको एक आगे की तरफ ले जा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन। तो T एक्सेलरेशन है और M2G नीचे की तरफ है, T ऊपर की तरफ है। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि किस तरीके से एक्सेलरेशन एंड टेंशन हम गिवन सिस्टम्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें यहाँ से बेसिकली सीखना है, ठीक बात है। आगे बढ़ें। अब देखिए जरा और क्या क्या हमको करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हमको देखना होगा और उसके लिए हमें जो समझना है दैट इज वेयरिंग मास प्रॉब्लम, ठीक है। वेयरिंग मास प्रॉब्लम ये टॉपिक और इसका बचा हुआ है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, वेयरिंग मास प्रॉब्लम। और उसके बाद में जो है फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने होंगे। वेयरिंग मास प्रॉब्लम, देखो अभी तक आपने जो न्यूटन्स इक्वेशन पढ़ी थी, न्यूटन्स इक्वेशन क्या था,
दिस वाज द न्यूटन सेकंड लॉ, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, F(E)(x)t इक्वल्स टू dmv/dt। mv क्या है, मोमेंटम है। इसको मैं आपको याद करा दूं कि जो F एक्सटर्नल होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, डेल्टा p/डेल्टा t या फिर dp/dt। मैंने न्यूटन सेकंड लॉ कराया हुआ है आपको बहुत अच्छे से, आप जाकर के वीडियो चेक भी कर सकते हो। ये थी हमारी न्यूटन सेकंड इक्वेशन या न्यूटन सेकंड लॉ विच इज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एंटायर न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर बता रखा है। तो अब उसने कहा है कि वेरिंग मास प्रॉब्लम बताना है, तो हमने इस इक्वेशन में एक चीज अज्यूम करी थी कि मास कांस्टेंट था। क्या था, मास कांस्टेंट था, तभी हम F=ma तक पहुंचे थे। लेकिन अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मास कांस्टेंट नहीं है, तो जब मैं इसको आगे की तरफ करूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, v dm/dt प्लस m dv/dt। दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v dm/dt प्लस m dv/dt, तो m dv/dt जो है ये तो बन जाता है ma प्लस v dm/dt प्लस v dm/dt। तो अब अगर मास वेरी कर रहा है किसी सिस्टम के अंदर तो फोर्स आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स बताओ, और अगर आपको कांस्टेंट स्पीड दे रखी है उस सिस्टम में अंदर कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, तो ये जो dv/dt है ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं कहूं इफ v इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट, तो ma जीरो हो जाएगा। तो जो F एक्सटर्नल आएगा, F एक्सटर्नल दैट वुड सिंपली बी v dm/dt। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाती है, और इस इक्वेशन से भी आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं जो आपसे पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेरिंग मास प्रॉब्लम के अंदर आता है कि जब हमारे पास में किसी सिस्टम का मास कम हो रहा हो या उसके अंदर बढ़ रहा हो, और उस मास के चेंज होने का रेट दे रखा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और किस वेलोसिटी से वो मास घट रहा है या किस वेलोसिटी से मास बढ़ रहा है वो आपको दे रखा है, तो फोर्स के लिए हमारी ये इक्वेशन बनती है। फिर हम एक्सेलरेशन वाले पार्ट को जीरो कर देते हैं और ये इक्वेशन के साथ में हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा वेरिंग मास प्रॉब्लम को लेकर के। तो अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो पूछा गया सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। सैंड है कि कन्वेयर बेल्ट है, बेसिकली कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा ये इस टाइप से और बंधा होता है और ये इसके ऊपर होकर ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो इस पर हम सैंड जो है वो गिरा रहे हैं, किस रेट से गिरा रहे हैं, m kg पर सेकेंड, m kg पर सेकेंड। देखिए 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v मीटर पर सेकेंड विल बी। अगर इसके ऊपर मैं सैंड गिराता जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो भारी होता चला जाएगा, और मुझे लेकिन उसकी वेलोसिटी को जो है कांस्टेंट रखना है, तो मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल फोर्स यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा ना कन्वेयर बेल्ट पे, तभी तो वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, क्योंकि उसके ऊपर सैंड गिर रहा है। तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन जो है जो अभी अभी आपने बताया उसी से रिलेटेड है। अभी अभी मैंने क्या बताया कि भाई साहब जो फोर्स आएगा, फोर्स एक्सटर्नल जो आता है वो होता है ma एक्चुअल फॉर्मूला प्लस v dm/dt। यस और नो? अब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये जीरो हो जाएगा। तो F एक्सटर्नल दैट वुड बी गिवन बाय 0 प्लस v रखना कितना है, उसने कहा कि सर v ही रखना है, कितना v, और dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना दे रखा है, m kg पर सेकेंड m। तो यहाँ से जो फोर्स एक्सटर्नल आएगा वो mv, ये फोर्स हमारे पास में आ जाएगा, where m is the rate of change of mass with respect to time and v is the velocity of the conveyor belt। तो यहाँ पे देख रहे हैं mv न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, mv, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। mv न्यूटन में जो है फोर्स वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक बात है। अब जरा देखते हैं आगे की कहानी को क्या कह रहा है कि देखिए इन ए रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड यानी कि dm/dt दे रखा है, रॉकेट की बात कर रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है ये 1 kg पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये हमारे पास dm/dt दे रखा है विच इज 1 kg पर सेकेंड। ओके, दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी दे रखी है वो 60 किलोमीटर, क्या मतलब 60 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, इतने मीटर पर सेकेंड से ये जो है निकल रहा है, इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद अ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द रॉकेट इक्वल टू, ये कितने, मतलब ये जो फ्यूल जो उससे निकल रहा है ये उस रॉकेट पर फोर्स कितना फोर्स लगा रहा है वो बताना है आपको। तो यहां पर भी साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर F = ma प्लस v dm/dt की कहानी है, और F = ma को 0 मान लिया गया, प्लस v कितना आया 60 × 10⁻³ यानी कि 60,000,
और dm अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1 kg पर सेकेंड, तो जो फोर्स आ जाएगा वो हो जाएगा 60,000 न्यूटन। दिस इज द फोर्स जो आपको मतलब ये जो फ्यूल है वो लगा रहा होगा रॉकेट के ऊपर, क्योंकि जब ये इस रेट से कम हो रहा है मास उसका, मतलब फ्यूल बर्न हो रहा है ना, तो वो इतना फोर्स उस पर लगा रहा होगा 60,000 न्यूटन, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है किसकी आ रही है? वेरिंग मास की प्रॉब्लम की, मतलब वेरिंग मास भी वेरी कर रहा है। हमने जब न्यूटन सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस किया था तो ये कहा था कि मास को कांस्टेंट मानते थे, जब कांस्टेंट मानते थे तो ये टर्म जीरो हो जाता था, F इक्वल्स टू एम से कहानी चलती थी। लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां पर मास टाइम के साथ बदलता है, वेरी करता है, उस केस में हमें इन इक्वेशंस को यूज करना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है? ठीक बात है, चलिए आगे बढ़े। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और कीजिए इससे, इसमें कह रहा है इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट दैट रिलीजेस द एग्जॉस्ट गैसेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, फोर्स ऑन ए रॉकेट यानी फोर्स ही निकालना है, ठीक है, फोर्स इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट, ठीक है, दैट रिलीजेस द एग्जॉस्ट गैसेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, रॉकेट से जो गैस निकल रही है उसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स भी बता रखा है आपको, क्या बोला है? 210 न्यूटन, 210 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल इज, रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल यानी dm अपॉन dt पूछा जा रहा है आपसे, dm अपॉन dt पूछा जा रहा है कि dm अपॉन dt बताइए वो कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं सर? वही इक्वेशन लगाऊंगा, F इक्वल्स टू हाउ मच? F इक्वल्स टू जो हमारा V एंड dm अपॉन dt, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ पर a जो है वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स जो है वो दे रखा है 210 न्यूटन, ठीक है, और v कितना दे रखा है? 300 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड dm अपॉन dt हमें निकालना है, dm अपॉन dt यही निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से अभी आप देख के बता सकते हो क्या हो जाएगा, 210 अपॉन 300 इक्वल्स टू dm अपॉन dt। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को अगर मैं कैंसिल 7 अपॉन 10, ठीक है, इक्वल्स टू dm अपॉन dt, तो dm अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? dm अपॉन dt इज 0.7, dm अपॉन dt कितना होगा? 0.7 kg पर सेकेंड, 0.7 kg पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जब वेरिंग मास का भी प्रॉब्लम आती है, जब वहां पर मास वेरी हो रहा हो, तो भी आपको इस तरीके से जो है चीज़ों को करना है, और करने के बाद में जो है आपको समझना होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरी कर रहा है, तो भी फोर्स सप्लाई होता है सिस्टम के अंदर, ठीक बात है। तो ये था हमारे वेरिंग मास के प्रॉब्लम। अब इसके बाद में जो है हमको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने। अभी तक का जो सेशन था हमने न्यूटन्स लॉज के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्सेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, इम्पल्स, और सारी चीज़ें जो है मतलब देखी। उसके बाद में पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, उसके बाद में ये हमारा वेरिंग मास प्रॉब्लम, उससे पहले हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे हमने देखे हैं, सॉल्व किए। अब हमको इस पूरे के पूरे सेशन पर जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं वो अब हमें देखने हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी हम जो है इसके प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसके अंदर कंबाइंड सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक बात है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी, ठीक है।